डाउट है। A1 में तो नहीं है ना, A2 में। ओके, पहले मुझे डाउट्स बोल दो इस पेज में, और कौन कौन से डाउट है A2 में है, कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। सेल B4 है। B4। और कोई इस पेज में और कोई डाउट है, मैं डिस्कस करूं। देखो A2 क्या है, the force is each numerically equal to 5 न्यूटन। ये फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है दोनों की, इसकी भी 5 न्यूटन है, इसकी 5 न्यूटन है। आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। देखो एक ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एरो की देखो, एरो का टेल और हेड को देखो। वेक्टर जब भी देखना है डायरेक्शन तो एरो की टेल से हेड की डायरेक्शन होती है, हेड की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में एंगल, मैंने बताया था ना आपको एंगल कैसे निकालते हैं। ये वाला जो वेक्टर है इसको शिफ्ट करो, टेल टू टेल रखो इसको। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ऐसे, इसको पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाला एंगल होगा इन दोनों के बीच का एंगल। समझ में आया। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 180 होता है ना टोटल। तो 180 में से 60 गया तो कितना, ये टोटल एंगल है 180, उसमें से 60 गया तो कितना बचा, 120। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में। यस। सो A2 का आंसर है 120। B4, टू वेक्टर्स A एंड B लाई इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में दोनों वेक्टर। अभी मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अनदर वेक्टर C लाइज आउटसाइड दिस प्लेन, तीसरा वेक्टर है जो इस प्लेन में नहीं है। दिस प्लेन इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, और ये प्लेन A एंड B प्लेन के पैरेलल भी नहीं है। समझ में आया। द रिजल्टेंट A प्लस B प्लस C ऑफ दिस थ्री वेक्टर, क्या इन तीनों का वेक्टर सम 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कैन नॉट बी 0, कैन बी 0, कैन नॉट बी 0, लाइज इन द प्लेन ऑफ A एंड B, लाइज इन द प्लेन ऑफ A। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसका डायग्राम बना के देखो। देखो जब भी क्वेश्चन आए तो डायग्राम बना लिया करो, उससे इजी समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक प्लेन बनाया, ये रैंडम प्लेन है, प्लेन तो सर्कुलर भी हो सकता है वैसे, ये मैंने एक प्लेन बना लिया। ठीक है, प्लेन तो कैसा भी हो सकता है ना। ये मैंने एक प्लेन बना लिया, ठीक है। चलो स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक मैंने प्लेन बना लिया। ए वेक्टर, दो वेक्टर तो इसी प्लेन में, ये ए वेक्टर और मान लो ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसको कहीं और बना लो, ये बी वेक्टर। समझ में आया। हाँ, अब तीसरा वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, ये दो वेक्टर तो इन दोनों प्लेन में है, तीसरा वेक्टर इनके प्लेन में नहीं है। तीसरा वेक्टर है मान लो यहाँ पर, ये तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर। मुझे बताओ, अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो क्या करते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या करेंगे, बी को इसकी टेल पर रखो, ऐसे रखो बी को, ठीक है, और सी को उठा के यहाँ रख दो। बताओ ये 0 हो रहा है क्या, इनका रिजल्टेंट 0 हुआ क्या, नहीं हुआ ना 0। इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, ये है इनका रिजल्टेंट वेक्टर। चाहो तो दूसरे कलर से बना लो, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। समझ में आया कि मैंने पॉलीगन लॉ बताया था ना। तो बताओ ये आर वेक्टर 0 हो सकता है क्या, ये 0 कब होता, अगर सी वेक्टर भी उसी प्लेन में होता जिसमें ए और बी है, और सी वेक्टर अगर ऐसा होता, ये ऐसा होता सी वेक्टर, तो फिर आर वेक्टर 0 हो जाता। समझ में आया क्या। हाँ आया समझ में। देखो ए और बी तो एक ही प्लेन में, लेकिन ए और बी तो मान लो इस प्लेन में, बट सी वेक्टर कोई दूसरे प्लेन में, तो वो दो के साथ सी वेक्टर मिलके 0 थोड़ा ना हो सकता है। कोई भी वेक्टर का सम 0 कब होता है, जब उनका पॉलीगन जब आप बनाओ तो क्लोज्ड बने, क्लोज्ड पॉलीगन बने। बताया था ना मैंने पॉलीगन रूल में, कैसा बने कि सारे वेक्टर को लाइन से रखते जाओ, जब लास्ट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल पर आ जाता है, लास्ट वेक्टर का हेड, तो वो 0 हो जाता है। समझ में आया क्या। हाँ तो ये लास्ट वेक्टर देखो, इसका हेड यहाँ है और इसकी टेल यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ मैंने ज्वाइन किया, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 0 कब होता, अगर सी वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करता तो।
ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो सी इज नॉट कोप्लानर वेक्टर एंड बी आर कोप्लानर वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इन तीनों का सम ये होगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज सी इज नॉट इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. उनका रिजल्टेंट उस प्लेन के बाहर निकलेगा हमेशा। अगर ए और बी का रिजल्टेंट पूछूं तो वो तो इसी प्लेन में रहेगा, ये और बी का रिजल्टेंट है, वो तो उसी प्लेन में रहेगा, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट तो प्लेन के आउटसाइड निकल रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए? कैन बी जीरो, ये गलत हो गया। कैन नॉट बी जीरो, ये सही है। लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, क्या ए और बी के प्लेन में इनका रिजल्टेंट लाई कर रहा है क्या? देखो इधर डायग्राम में, ए और बी के प्लेन में नहीं है तो किसी एंगल पर है, बाहर निकल रहा है। जैसे मान लो ये प्लेन है तो रिजल्टेंट तो ऐसे निकल रहा है, इस प्लेन में है क्या? No. रिजल्टेंट तो ऐसे निकल रहा है। समझ में आया? सो भी गलत हो गया। ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा सभी बच्चों को। सुन रहे हो सब लोग? ऐसे प्लेन ड्रॉ करो, उसमें दो वेक्टर बनाओ, तीसरा वेक्टर प्लेन के बाहर बनाओ, उन सबको ज्वाइन करो, फिर रिजल्टेंट निकालो। थोड़ा इमेजिन करो कि किस प्लेन में आ रहा है, तो इस प्लेन में तो नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर का प्लेन भी तो वही होगा। ए प्लस बी वेक्टर कौन सा है? ये है ए प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर है ये वाला वेक्टर, इसका प्लेन भी तो वही वेक्टर है, वही प्लेन है जिसमें ए और बी है, तो उस प्लेन में तो है ही नहीं ना वैसे भी वो। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. सो ए की ऑप्शन सही है, कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज आर वेक्टर इज दिस, ये है आर वेक्टर, ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का सम, ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होता? जब सी वेक्टर ए पर आ जाता, जब तीनों वेक्टर मान लो एक ही प्लेन में होते, जैसे जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूँ, ये ए वेक्टर ये भी इसी प्लेन में, ये बी वेक्टर ये भी इसी प्लेन में, और ये सी वेक्टर ये भी इसी प्लेन में। तो देखो यहाँ अब इन तीनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो, बिकॉज जहां से शुरू हुए थे वहीं पर खत्म हो गया। क्लोज्ड पॉलीगन में जीरो होता है रिजल्टेंट, उसको नल वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो अगर सी वेक्टर इस प्लेन में से ना होके, अगर ये वाला वेक्टर इस प्लेन में ना होके कोई दूसरे प्लेन में हो जाए तो जीरो होगा क्या? No. नहीं होगा। आया समझ में? बना लो डायग्राम जल्दी से। ओके, इस पेज में और कोई डाउट है? No, sir. ओके, देन इस पेज में B5 से लेके C2 तक, B5 से लेके C2 तक, C6 क्या है? देखो, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर 2,2। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वेक्टर के 2,2। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? जो अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं और अलोंग वाई एक्सिस होते हैं, उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है 2 और वाई एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है 2। द करेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अदर वेक्टर आर 1,√3। दूसरे वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से 1,√3। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखो दोनों मेथड बता देता हूँ। देखो, या तो आप डायग्राम बना लो कि फर्स्ट वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है मान लो ये 1 ये 2, और y में भी 1 ये 2, ठीक है, तो ये वो वेक्टर है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसका x कंपोनेंट भी 2 है और y कंपोनेंट भी 2 है, तो ये भी 2 होगा। तो ये एंगल मैं x एक्सिस के साथ बता सकता हूँ। मान लो ये थीटा a है, तो थीटा tan थीटा a कितना होगा?
2/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, समझ में आया क्या? हाँ, Yes. इस वेक्टर को क्या, मान लो ये ए वेक्टर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका एक्स कंपोनेंट है 2 और वाई कंपोनेंट है 2। फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे लिख सकता हूँ ना ए वेक्टर को। Yes. हाँ, तो इसका एंगल क्या होगा, 2/2 होगा ना, बताया था ना मैंने कैसे निकालते हैं एंगल, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट डिवाइड कर दो, 2/2 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री हो। तो ये एंगल कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। वैसे ही दूसरा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है 1,√3, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। दूसरा वेक्टर के कंपोनेंट कितने हैं, 1,√3, मतलब x में इसका कंपोनेंट 1 है और y में है √3। समझ में आया क्या? तो Yes. इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो वेक्टर ऐसा बनेगा, ये मान लो बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। इसका y कंपोनेंट है √3 यहाँ से यहाँ तक, और x कंपोनेंट है 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1i कैप प्लस √3 j कैप, ये लिख सकता हूँ ना इसके कंपोनेंट के हेल्प से। अरे जिसके कंपोनेंट पता है हमें उसका वेक्टर इजीली लिख सकते हैं ना हम, आई कैप जे कैप में। Yes. ठीक है, हाँ। तो अब इसका एंगल है मान लो ये थीटा बी, तो tan थीटा बी कैसे आएगा, परपेंडिकुलर कितना है √3, ये √3 अपॉन बेस कितना है 1। समझ में आया? तो tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा हो 60 डिग्री। तो थीटा बी आया 60 डिग्री, आया समझ में? Yes, sir. अब थीटा बी एक्स एक्सिस के साथ 60 बना रहा है और थीटा एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है। अगर मैं इन दोनों को एक ही लाइन में रखूं, ये एक्स एक्सिस है, तो थीटा बी तो 60 डिग्री बना रहा है, ये बी वेक्टर बना रहा है, और ए वेक्टर 45 डिग्री बना रहा है। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हुआ, 15 degree. 15 डिग्री। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, और एक और तरीका मैंने बताया था आपको, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से भी एंगल निकाल सकते हैं हम। हमें पता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, ये होता है ना। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। समझ में आया? Yes. तो ए डॉट बी निकालो हमने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको निकालना बताया है, अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। समझ में आया? इससे भी एंगल निकल सकता है। Yes, sir. लिख लो, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखा था। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को वेक्टर बाय वेक्टर, वेक्टर को हम स्केलर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें सिंपल होता है डायरेक्ट स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और वेक्टर को हम वेक्टर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट स्केलर आता है, वो हमने देखा, उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ध्यान है ना? फिर हमने केसेस देखे थे, थीटा 0 डिग्री हो तो सी इक्वल टू ए बी होता है, क्योंकि कोस 0 1 होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था आई डॉट आई, इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू कोस 0, ये भी 1, तो आई डॉट आई 1 आया था, जे डॉट जे भी 1 आया था, के डॉट के भी 1 आया था। ध्यान है सबको? Yes, sir. थीटा Yes, sir. 90 डिग्री है तो कोस 90 0 होता है। अगर दो वेक्टर के बीच का थीटा 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि कोस 90 0 हो जाता है। समझ में आया? तो इसी बेसिस पर हमने आई डॉट जे निकाला, जे डॉट के निकाला, आई डॉट के निकाला, ये सब 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया था, ये सब 0 होता है, ये सब क्या होता है, 0। समझ में आया? Yes, sir. ये नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, देन केस 3, थीटा अगर 180 डिग्री हो,
तो cos 180 -1 होता है, तो c इक्वल टू होगा -ab। आया समझ में? c इक्वल टू क्या होगा? फिर मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। इसलिए i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई कर दो बस, बाकी तो जीरो हो जाएगा। i डॉट j जीरो होगा, i डॉट k जीरो होगा, है ना? j डॉट i जीरो होगा, j डॉट k जीरो होगा, वैसे k का इन दोनों के साथ जीरो होगा। तो i का i से करो, j का j से करो, k का k से करो। तो i का i से करूंगा तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 3 × -1 -3 हो जाएगा, -2 × 1 -2 हो जाएगा, तो आंसर आया 3। समझ में आया क्या? इन शॉर्ट अगर दो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के और बी है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड। समझ में आया? यस सर। सब 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीखा था। ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना सीख लिया हमने, मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है, तो एंगल निकल जाएगा। जैसे ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ये होता है। समझ में आया? तो ये दो वेक्टर है, इनका एंगल निकालना इनके बीच का, तो ए डॉट भी निकालो। ए डॉट भी हमने निकाला था ऑलरेडी, ये वही क्वेश्चन है। कितना आया था? 3। तो ए डॉट भी 3 आया था। फिर ए का मैग्नीट्यूड ये आया, बी का मैग्नीट्यूड ये आया, तो इसमें पुट किया तो थीटा आ गया। समझ में आया? यस ठीक है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये सोल्व करने के लिए, इसका आंसर आ गया था। ये दो वेक्टर, कितना आंसर आया? मुझे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। 0 डिग्री आ रहा है। थीटा कितना आ रहा है? सबका आया 0 डिग्री। कैसे करेंगे? ए डॉट भी निकालो और अपॉन में ए बी से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? ये ए वेक्टर को देखो, अगर मैं बी वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बी वेक्टर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए वेक्टर के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी हम किसी वेक्टर में इस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। समझ में आया क्या? इट यस मीन्स सर। ए और बी पैरेलल है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास, पैरेलल है मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री। डायरेक्ट भी बता सकते हैं और फॉर्मूले में पुट करके भी बता सकते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ। देन प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हमने देखा था ये, ठीक है। फिर कंपोनेंट निकालना बताया था मैंने। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो आंसर पॉसिबल है, या तो स्केलर में आंसर आएगा या वेक्टर में। जैसे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, वर्क स्केलर है, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वैसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। बट अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर भी वेक्टर में आए तो वो प्रोडक्ट होता है, वो मल्टीप्लीकेशन होता है, वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नाम होता है इसका? बिकॉज इसका सिंबल क्रॉस होता है। जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है, एक मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ा साउंड हो रहा है। जैसे मान लो दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर। ये वेक्टर है बी वेक्टर, और ये इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है। ये दोनों मान लो इस प्लेन में, इस प्लेन में दोनों वेक्टर। इस प्लेन में, प्लेन समझ में आता है ना क्या होता है? यस। ये मान लो इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा होता है। ठीक है, जैसे फील्ड होते हैं ना ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल फील्ड, वैसे उसमें दो वेक्टर है, एक इधर है और एक इधर है।
अब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे किस सिंबल से देखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी, पहले लिखा था ए डॉट बी। तो इस बार जो इनका रिजल्ट आएगा वो आएगा सी, और ऊपर एरो भी लगेगा, क्योंकि इनका रिजल्ट आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा। और इसको क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सिंबल होता है क्रॉस। अगर डॉट लिखा हुआ है तो वो स्केलर प्रोडक्ट है, रिजल्ट स्केलर आएगा, और अगर क्रॉस लिखा हुआ है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है, रिजल्ट वेक्टर आएगा। अब इसका रिजल्ट वेक्टर आएगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दो चीज होगी। समझ में आया? yes है ना? Yes, तो sir. मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर तो सेम ही है। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। समझ में आया? इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में होता है कोस थीटा, इसमें होता है साइन थीटा। समझ में आया? yes sir. ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अब इसकी डायरेक्शन, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब इसकी डायरेक्शन, ठीक है, देखो डायरेक्शन कैसे बताते हैं। So डायरेक्शन सी वेक्टर की डायरेक्शन को मैं बोलूंगा सी कैप। समझ में आया? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है, यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कैप। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा सी कैप, मैग्नीट्यूड बताया मोड ऑफ सी ने, और डायरेक्शन बताएगा सी कैप। अब इसको हम बताते हैं, रूल याद रखना, रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे बताएंगे अभी देखो, राइट हैंड थंब रूल। सी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम एक रूल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। शॉर्ट में मैं आगे से बोलूंगा RHTR। ध्यान से देखना इसकी रूल डायरेक्शन की। ये जो सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, ये है किस तरफ? इसकी डायरेक्शन किधर है? तो ये हमेशा एक तो ए और बी जिनसे बना है ना ए क्रॉस बी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है हमेशा। ए और बी किस प्लेन में? इस प्लेन में। तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। समझ में आया क्या? दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है इसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में। या तो सी वेक्टर ऊपर होगा या नीचे होगा। अब ऊपर होगा या नीचे होगा ये हम कैसे बताएंगे? ये हम कैसे बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे बताएंगे? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? सबको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे बताएंगे? देखो हमें बताना है ए क्रॉस बी, तो पहले ए की तरफ हम फिंगर्स रखेंगे। ए वेक्टर है इस तरफ, तो इस तरफ मैंने फिंगर रखा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें ए वेक्टर है इस तरफ, फिंगर्स को मैंने इस तरफ रखा। और बी वेक्टर है, देखो इसमें डायग्राम में देखो ए से इस तरफ है। समझ में आया? तो ऐसे मैंने घुमाया तो थंब किधर आ रहा है? ऊपर। थंब किधर आ रहा है? ऊपर। तो इनका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड। ये होगा ए क्रॉस बी वेक्टर, जिसको मैंने नाम दिया था सी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड किधर है? ऊपर वाले प्लेन में। समझ में आया? yes आया समझ में? Yes, अगर sir. मान लो ये वाला, अगर मान लो एक्स वाई प्लेन है, रुको पेंसिल डिस्चार्ज हो गई। मान लो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो सी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आएगा? कौन सी एक्सिस में आएगा? जेड एक्सिस में आएगा। समझ में आया क्या? yes हाँ, sir. ध्यान से समझना। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है मान लो, तो सी वेक्टर किधर आ रहा है? ऊपर। आया समझ में? हाँ। yes Yes, sir. अब मान लो ये वॉल है पीछे, देखो ठीक है, ये वॉल है। इस तरफ मान लो ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस। इसमें अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, तो मैं ए क्रॉस बी करूंगा
ऐसे, समझ में आया क्या? हमेशा राइट हैंड का यूज करना है, हमेशा किसका यूज करना है? राइट हैंड का। जैसे मान लो ए वेक्टर है इधर और बी वेक्टर है ऊपर, ठीक है, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो थंब किधर आएगा? इस तरफ, समझ में आया? तो हमेशा जिस प्लेन में वेक्टर होते हैं, जिस प्लेन में वेक्टर होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, या तो बाहर आएगा या अंदर आएगा। अब जैसे ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो बाहर आएगा और बी क्रॉस ए करूंगा तो अंदर आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो, ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, जो हमने डायग्राम बनाया, ए इधर था और बी इधर है। आस्था इधर देखो, बाद में लिख लेना, पहले समझो, मैं हैंड से समझा रहा हूं तुम्हें, कॉपी में मत देखो। इधर देखो, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है। अब अगर मैंने पूछा बी क्रॉस ए किधर आएगा, बी क्रॉस ए किधर आएगा, तो बी किधर था? बी उस तरफ था और ए इस तरफ थे, तो ऐसे तो घुमा नहीं सकते हम हाथ को, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं बट उल्टा घुमा सकते हैं क्या फिंगर्स को? तो फिर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा कि बी इधर है, डायग्राम में बी देखो, और ए इधर है, तो बी से ए की तरफ फिंगर्स घुमाएंगे तो थंब नीचे आएगा। समझ में आया? वो किसकी डायरेक्शन है? वो किसकी डायरेक्शन है? नीचे की तरफ, बी क्रॉस ए की। समझ में आया? Yes, sir. तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए इधर और बी इधर, तो ए क्रॉस बी, ए की तरफ मैं ऐसे फिंगर रख रहा हूँ, बी की तरफ घुमा रहा हूँ, थंब किधर आ रहा है? मेरी तरफ। समझ में आया? हाँ, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो थंब किधर आ रहा है? मेरी तरफ, जेड एक्सिस में। समझ में आया? और बी क्रॉस ए करूंगा, बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ऐसे, तो फिंगर्स बी की तरफ रख के ए की तरफ घुमाऊंगा। जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी तरफ फिंगर्स रखते हैं। बी क्रॉस ए करूंगा तो बी ऊपर है, बी से ए की तरफ घुमाऊंगा तो फिर डायरेक्शन उधर आएगी। समझ में आया? Yes, sir. आगे समझ में? अब जैसे मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर उधर है और ए वेक्टर ऐसे, ठीक है, ए वेक्टर ऊपर है और बी वेक्टर ऐसे, मतलब दोनों इस प्लेन में, तो इनका ए क्रॉस बी या तो इधर आएगा या इधर आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इधर आएगा या उधर आएगा। हमेशा जिस प्लेन में दो वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है। समझ में आया क्या? ये Yes, बहुत काम की चीज है, बहुत काम में आने वाला है, ध्यान से समझ लो, लिखने का टाइम बाद में मिलेगा। ठीक है, सो ए क्रॉस बी, तो ए ऊपर बोला था मैंने और बी ऐसे सामने बोला था, ठीक है, ऐसे बी बोला था और ऐसे ए बोला था, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो ए की तरफ फिंगर रखूंगा राइट हैंड की, लेफ्ट की रखोगे तो गलत आंसर आएगा। ये ए की तरफ, अब बी, ए से बी की तरफ ऐसे घुमाऊंगा, तो बोलो थंब किधर आ रहा है? इस तरफ। समझ में आया? yes, आया sir. समझ में? और अगर बी क्रॉस ए करूंगा तो बी की तरफ फिंगर रखूंगा बट ए की तरफ ऐसे घुमा नहीं पाऊंगा मैं, तो ऐसे रखना पड़ेगा। समझ में आया? हमेशा फिंगर ऐसे घूमती है, उल्टी तरफ नहीं घूमती। तो बी, बी क्रॉस है तो बी उधर है और ए इधर है, तो बी से ए की तरफ मैं फिंगर घुमाऊंगा तो थंब इधर आ रहा है। तो हमेशा जिस प्लेन में दो वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर एक्सिस में वो वेक्टर आता है, परपेंडिकुलर वाले प्लेन। समझ में आया? Yes, हाँ, sir. तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना आ गया। डायरेक्शन मिल गई। मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो ये है, ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मोड लगा दिया है, इज इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, और कितना होता है? ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। बट ए क्रॉस बी, अगर मैं ऐसा बोलूं, इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, बताओ ये सही है क्या? No.
नहीं है, देखो डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर आ रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, एक इधर आएगा तो दूसरा इधर आएगा, समझ में आया? एक उधर आएगा तो दूसरा इधर आएगा, कुछ भी हो सकता है। आए समझ में? एक और Yes, एग्जांपल, जैसे मान लो ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, ये ए वेक्टर ऐसे इस तरफ और बी वेक्टर ऐसे, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो ऐसे करूंगा, ए वेक्टर ऐसे था, है ना? ध्यान से देखो, ए वेक्टर ऐसे था और बी इधर है, तो ए क्रॉस, ये इंक्लाइंड वाले प्लेन में, ये कौन से प्लेन में? इंक्लाइंड। तो ए वेक्टर इधर है और बी इधर है, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो थंब इधर आएगा, ए मतलब ए के भी परपेंडिकुलर आएगा और बी के भी परपेंडिकुलर, ये ए के भी परपेंडिकुलर आएगा, देखो थंब, इसके भी परपेंडिकुलर आएगा और बी के भी परपेंडिकुलर आएगा, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर आता है, मतलब ये दोनों जिस प्लेन में, ये इस प्लेन में थे, इसके परपेंडिकुलर आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी, या तो इधर आएगा या फिर उधर आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. सबको समझ में आया? हाँ। यस सर। Yes, sir. सो अभी फॉर एग्जांपल मैंने प्लेन बनाया हुआ है, तो देखो दोनों वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, मतलब वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। आया समझ में? ए के साथ भी एंगल 90 डिग्री है और बी के साथ भी एंगल 90 डिग्री दोनों का, क्योंकि वो दोनों जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन में कितने भी वेक्टर तुम बना लो, सबके साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो एक ए क्रॉस भी ऊपर आ रहा है तो बी क्रॉस से नीचे आ रहा है, तो ये गलत है। हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस, ये सही है, क्योंकि हमें पता है जो जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एंगल 180 डिग्री हो, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। समझ में आया क्या? yes, sir. Yes, sir. अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, ये इधर, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये जीरो होता है सब, तो टोटल इनका नेट सम क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? अगर इस वेक्टर में आप इस वेक्टर को ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट तो जीरो आएगा ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। एक और पॉइंट नोट करके लिख लो, ये सब नोट करके लिखना है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर, सी तो वही है, ए क्रॉस बी बोलूं या सी बोलूं या ए क्रॉस बी बोलूं, एक ही बात है। समझ में आया क्या? Yes, sir. इनका ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ एंगल क्या होता है? हमेशा 90 degree. परपेंडिकुलर, या फिर इन शॉर्ट में वैसा बोलूं, ए क्रॉस बी वेक्टर हो या बी क्रॉस ए वेक्टर हो, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वो ए और बी से बनने वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. लिखो ये सारी बातें। इसमें भी केस देखते हैं, देखो जैसे केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच में, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो एंगल 0 होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना? थीटा 0 डिग्री। तो हमें इनका ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, थीटा कितना है? 0, साइन 0 कितना होता है? 0. 0 होता है। समझ में आया? साइन 0 कितना होता है? 0। तो दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो, उनका वेक्टर प्रोडक्ट होता है 0, उस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0। ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? क्योंकि रिजल्टेंट तो वेक्टर ही आएगा, तो 0, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, उसको क्या बोलते हैं हम? नल वेक्टर। समझ में आया? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 0, उसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो तो वेक्टर प्रोडक्ट 0 आता है, बट डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था वो 0 नहीं आता है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले में cos थीटा था, cos 0 1 होता है। समझ में आया? Yes, sir. ध्यान रखना ये चीज, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पूछा आपसे, आई क्रॉस आई कितना होगा? आई क्रॉस आई 1 1 कैसे होगा? अभी तो पता है जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, आई और आई के बीच में एंगल कितना है? 0 0, तो साइन 0 क्या होगा? आई भी, 0 आई होता है एक्स एक्सिस की तरफ, तो फर्स्ट वेक्टर आई कैप वो भी इधर, दूसरा वेक्टर आई कैप वो भी इधर, तो थीटा कितना? 0 डिग्री। समझ में आया? Yes. सो आंसर कितना आएगा? 0। इसको नल वेक्टर, अगर ऑप्शन में नल वेक्टर तो वो चूज करना, ठीक है। मैग्नीट्यूड 0 आएगा, बट इट इज ए वेक्टर कॉल्ड एज नल वेक्टर, ठीक है। मुझे बताओ जे क्रॉस जे। 0 0। मुझे बताओ के क्रॉस के। 0 0। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो रहा है, वहां पर आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था, यहाँ पर सेम वाले 0 होते हैं क्योंकि साइन थीटा है फॉर्मूले में। शर्विल इतनी जल्दी मत रखो, आराम से लिखना, ठीक है, वरना इसी में तुम उल्टा कंफ्यूज करोगे खुद को। फर्स्ट काम करो, इनको माइंड में फिट करो फिर लिखो। कॉपी में फिट करना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना माइंड में फिट करना जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर वेक्टर पैरेलल्स हो, इज ऑलवेज 0। समझ में आया क्या? Yes. है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता था, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। केस 2 देखो, अगर थीटा 90 डिग्री हो, जैसे ए वेक्टर हो इधर और बी वेक्टर हो इधर, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना है? ये 90 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए क्रॉस बी, इन दोनों का मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड तो होगा ए बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। 1 तो मैग्नीट्यूड होगा ए इंटू बी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ए की तरफ फिंगर रखोगे और बी की तरफ घुमाओगे तो थंब निकलेगा बाहर की तरफ, है ना। खुद करके देखो, बताओ इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलेगा या इनवर्ड निकलेगा? बताओ मुझे जल्दी से, ए क्रॉस बी का इसकी डायरेक्शन बताओ मुझे। मैग्नीट्यूड तो आएगा ए बी, राइट हैंड थंब रूल से मुझे डायरेक्शन बताओ जल्दी, किधर होगा? जिस प्लेन में हमने बनाया ना ये, उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगा या इनवर्ड निकलेगा, ये बताओ। माइंड में नहीं सोचना है, हाथ यूज करो, हाथ यूज करो, मैंने बताया ना हाथ से। शर्विल, शर्विल यूज करो हाथ, तभी आंसर आएगा। कॉपी में वेक्टर्स ड्रॉ किए ना, कॉपी के सामने ऊपर करो। ए वेक्टर किधर है? इधर, इस प्लेन में दोनों वेक्टर, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो ऐसे ए क्रॉस बी करेंगे, तो ऐसे तुम नहीं कर सकते हो क्या? मुझे देख रहे हो इतनी देर से, ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, तो थंब किधर आएगा? अपवर्ड। मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इनका रिजल्टेंट किस एक्सिस में आएगा? जेड में। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? Yes. हाँ, तो जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं के कैप। तो मैग्नीट्यूड होगा ए बी और उसके साथ के कैप भी लिखना पड़ेगा आपको। आया समझ में? अगर मान लो ये Yes. एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का आंसर कितना आएगा? ए बी इंटू के कैप। डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। समझ में आया? Yes. ये के कैप कैसे बताया मैंने? राइट हैंड थंब रूल करके बताया है, ये आपको भी बताना पड़ेगा।
ऐसे बैठे रहने से काम नहीं होगा, यूज करना पड़ेगा हैंड को। फिंगर्स ए की तरफ रखो और बी की तरफ घुमाओ, फिर देखो थंब किधर आ रहा है और डायरेक्शन फाइंड आउट करो। समझ में आया? Yes. आया समझ में? हाँ, अब जैसे मैं पूछूंगा इसका आंसर देना है सबको। जैसे आई क्रॉस जे, बताओ कितना आएगा आई क्रॉस जे? 1. आई क्रॉस जे 1. 1 तो आएगा, बट वो तो आपने मैग्नीट्यूड बताया। इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? K cap. के पाएगा। वेरी गुड। देखो इसका पहले आई क्रॉस जे बताना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 × 1 × sin90। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? आई और जे के बीच में एंगल, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. 90 डिग्री होता है ना, इसलिए मैंने थीटा कितना लिखा 90। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में? अब डायरेक्शन किस तरफ आएगी? आई केब इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे केब इज अलोंग वाई एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो ये किधर आएगा? जेड एक्सिस की तरफ। तो क्या लिखूंगा? डायरेक्शन, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? के कैप। K cap. समझ में आया? तो ये आंसर आ जाएगा आई क्रॉस जे का के कैप। चाहो तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो ये आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ, ये जे कैप वाई एक्सिस की तरफ। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आई की तरफ फिंगर रखेंगे और जे की तरफ घुमाएंगे, तो थंब इधर आ रहा है, मतलब थंब इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। आई क्रॉस जे इधर आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन कौन सी है? जेड एक्सिस है ना। जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं? K cap. के कैप। और आगे के कैप के आगे कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 और साइन 90 भी 1 होता है। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. अब अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, बार बार काम में आएंगे, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत आएगी आगे। अगर मैंने आपसे पूछा जे क्रॉस आई, तो बताओ क्या आंसर आएगा? जे क्रॉस Mine. आई। हाँ, आई क्रॉस जे इधर है, तो जे क्रॉस आई उसके अपोजिट साइड होगा। ये होगा ना जे क्रॉस आई। समझ में आया? तो Yes. दूसरी साइड, अगर इस साइड प्लस जेड एक्सिस है तो दूसरी, इस साइड के कैप है तो दूसरी तरफ होगा माइनस के कैप। समझ में आया क्या? तो जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस के। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के बताओ, जे किधर होता है? वाई एक्सिस में। के किधर होता है? जेड एक्सिस में, है ना? तो इसका आंसर या तो प्लस एक्स एक्सिस में आएगा या माइनस एक्स एक्सिस में आएगा। कैसे बताएंगे? बना लो। ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ऐसे बना लो। अब हमसे क्या पूछा है? जे क्रॉस के, तो जे वेक्टर तो इधर होगा, जे कैप। के वेक्टर इधर है, के कैप। तो जे क्रॉस के, जे ऊपर है और के इधर है बाहर की तरफ, तो इधर आ रहा है थंब। समझ में आया क्या? जे क्रॉस के Yes, इधर आ रहा sir. है, तो जे क्रॉस के कैप कितना होगा? आई कैप के इक्वल होगा। I cap. समझ में आया? क्योंकि जे का Yes. मैग्नीट्यूड भी 1, के का मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू थीटा, इनके बीच में ये एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया 1 और डायरेक्शन किधर आई? एक्स की तरफ आई, तो आई कैप। तो जे क्रॉस के कितना आएगा? आई कैप आएगा। समझ में आया? Yes, sir.
और के क्रॉस जे कितना आएगा, वो आएगा माइनस आई के। ये लिखो, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट याद रखने की, ताकि इतना टाइम ना लगे। ये लिखो, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। Yes. तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो ऐसे लिखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, सर्कुलर ऑर्डर में लिखो, ठीक है। और क्लॉकवाइज फॉर्म में याद रखो। क्लॉकवाइज फॉर्म में क्या, कि अगर मैं से आई के आई क्रॉस जे पूछा तो आंसर आएगा के, जे क्रॉस के पूछा तो आंसर आएगा आई, के क्रॉस आई पूछा, अगर के क्रॉस आई पूछा तो आंसर आएगा जे। समझ में आया। अगर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज पूछा तो माइनस में आंसर आएगा। अगर जे क्रॉस आई पूछा तो माइनस के आएगा, आई क्रॉस के पूछा तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे पूछा तो माइनस आई आएगा। समझ में आया शॉर्ट ट्रिक। हाँ, Yes. तो यहाँ पर मैं इसको देखते हुए मुझे बोलो मैं जो बोल रहा हूँ। बताओ आई क्रॉस जे कितना आएगा, K cap. अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस में के। बोलो जे क्रॉस के कितना आएगा, I cap. I cap. आई के। क्लॉकवाइज है तो प्लस में। बोलो के क्रॉस आई कितना आएगा, J cap. ठीक है। जे। और इनका उल्टा हो जाएगा, जे क्रॉस आई इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस के क्रॉस जे इसका उल्टा हो जाएगा माइनस आई के, और आई क्रॉस के इसका उल्टा हो जाएगा माइनस जे के। ठीक है। समझ में आया। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। हमसे पूछा फाइंड फर्स्ट a क्रॉस b, सेकंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसमें क्या करना है, मैं जब हमें a डॉट भी पूछते थे तब तो इजी होता था। a डॉट बी में हम क्या करते थे, i को i से मल्टीप्लाई करते थे, j को j से करते थे और k को k से करते थे, क्योंकि बाकी सब जीरो हो जाता था। समझ में आया क्या। इस बार उल्टा है, i को i से जीरो होगा तो i को i से करने का मतलब नहीं, i को j से करना पड़ेगा और i को k से करना पड़ेगा। समझ में आया क्या। तो दो बार तो i को करना पड़ेगा। वैसे j वाले को j से जीरो हो जाएगा, बट इन दोनों से जीरो नहीं होगा, तो j को भी इससे, j को i से वाले करना पड़ेगा और j को k से करना पड़ेगा। समझ में आया। हाँ, Yes, sir. और फिर k को k से करूंगा तो जीरो हो जाएगा, बट k को इससे करना पड़ेगा और इससे करना पड़ेगा, और आंसर भी फिर वेक्टर फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमें पता है i क्रॉस j k कैप हो जाएगा। जैसे मैं i को इससे मल्टीप्लाई करूं तो 3i क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना मुझे, तो इसको इससे करूंगा तो क्या लिखूंगा, 3i क्रॉस 2, नहीं i 2i, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि i क्रॉस i जीरो होता है। समझ में आया Yes, है ना। sir. अब मैं इसको इससे करूंगा तो क्या बनेगा, 3i क्रॉस 3j, तो ये हो जाएगा 9i क्रॉस j। i क्रॉस j कितना होता है k, तो ये 9k कैप हो जाएगा। समझ में आया क्या। हाँ, Yes, sir. ऐसे एक एक करके सबको निकालना पड़ेगा। आया समझ में। उसके लिए हमें ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे, और आंसर आई कैप जे कैप के कैप में आएगा। समझ में आया क्या। हाँ, Yes, sir. यस सर। ऐसे टाइम लग जाएगा और हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए आपसे, प्लस माइनस की मिस्टेक तो हो सकती है ना। तो इसके लिए एक और तरीका है, देखो क्या करना है, हमें इसे डिटरमिनेंट बनाना है। देखो पहले देखो यार, फिर बाद में लिखना सब लोग। आई कैप जे कैप और के कैप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख दिया, ऊपर सबसे ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब ए क्रॉस भी बताना है ना, तो पहले ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड ये पहले किसका नंबर देंगे, ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का आई कैप वाला मैग्नीट्यूड है 3, जे कैप वाला है -2 और के कैप वाला है 1, ये लिख दिया मैंने। समझ में आया। हाँ, Yes.
फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लिख दो, आई कैप वाला है 2, जे कैप वाला है 3 और के कैप वाला है -2, ऐसे लिख दिया। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या? No. नहीं। No, sir. अब देखो आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप, ऐसे लिखो। अब जब मुझे आई कैप की वैल्यू देखो, आंसर आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में आएगा, ये तो पक्का है। वेक्टर प्रोडक्ट है, आंसर वेक्टर में ही आएगा। समझ में आया? तो आई कैप की कितनी वैल्यू आएगी, जे कैप की कितनी वैल्यू आएगी और के कैप की कितनी वैल्यू आएगी, वो मुझे इससे पता लगेगी। कैसे पता लगेगी? जब मुझे आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है, आई कैप वाला कंपोनेंट निकालना है, तो ये लाइन और ये लाइन को हिडन कर दो। ये दोनों लाइन को क्या कर दो, ऐसे अपनी उंगलियों से हिडन कर दो। तो कौन, ये 4 दिखेंगे तुम्हें, ये चारों। समझ में आया? अच्छा, फिर क्या करना है, देखो आई कैप का कंपोनेंट निकालना है, तो ये लाइन और ये लाइन हिडन करो। जब तुम करोगे तो मैंने कर दी, अब मुझे ये 4 दिख रहे हैं बस, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया क्या? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4, 4. और 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3। तो मैं लिखूंगा 4 - 3। समझ में आया क्या? Yes, sir. मैंने लिखा 4 - 3। आया समझ में? ये कैसे Yes. लिखा? ठीक है। अब जे कैप के लिए क्या करना है, देखो जे कैप के लिए भी ऐसे ही करना है, बट इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा करनी है, वो भी बताता हूँ। जे कैप वाले के लिए ये वाली लाइन तो हमेशा हिडन करनी है, और जे कैप के नीचे वाले ये दोनों हिडन करने हैं। समझ में आया? ये लाइन हिडन करनी है और ये हिडन करनी है। समझ में आया? तो ये दोनों हिडन कर दिए, तो मुझे ये और ये दिखेगा। समझ में आया? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -6. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -6। अब ये फॉर्मूले वाला माइनस है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2. 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, है ना? अब यहाँ जे कैप के लिए यहाँ पहले से अलग से -1 और माइनस लगाना पड़ता है। समझ में आया? जे कैप वाले कंपोनेंट को नेगेटिव में रखना पड़ता है, फिर भले वो बाद में माइनस प्लस हो जाए। या तो ऐसे रख लो, अगर तुम्हें माइनस नहीं लगाना है, यहाँ प्लस ही लिखना है, तो फिर इस जे कैप के लिए हम कैसे कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। उल्टा लिख दो, अगर यहाँ प्लस लगाना है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? Yes, ऑर्डर sir. चेंज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दो, बट उससे अच्छा है कि यहाँ माइनस लगा दो। आया समझ में? जैसे Yes. आई कैप में मैंने क्या किया था, इसको इससे किया था, इसको इससे किया था, तो 4 - 3 आया था। वैसे जे कैप में मैं इसको इससे करूंगा और इसको इससे करूंगा, तो ये इसको इससे करूंगा तो -6 आया, और इसको इससे करूंगा तो 2 आया। तो ये लिख दिया -6 माइनस, और ये 2 लिख दिया। बस यहाँ माइनस का ध्यान रखना है। समझ में आया? Yes, sir. अब के कैप में तो प्लस ही लगाना है, यहाँ पे आई कैप में भी प्लस ही लगाना है बार, और के कैप में भी प्लस लगाना है। अब बोलो इसका क्या करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हिडन करेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो 3 × 3 कितना आएगा, 9। तो यहाँ मैंने लिख दिया 9 माइनस 2 × -2 कितना आएगा, -2. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो कितना आंसर आया A क्रॉस B का, ये A क्रॉस B वेक्टर है, कितना आया 4 - 3 1 आई कैप, ये -6 -2 -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 जे कैप, और ये 9 माइनस और -4 9 + 4 हो जाएगा, 13 के कैप हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, फर्स्ट sir. का आंसर आ गया। सेकंड पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, ये तो फर्स्ट है। सेकंड पूछा है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत इजी है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 13 का स्क्वायर 169। इसको सोल्व कर लो, ऐड कर लो। समझ में आया? 169 + 1 170 170 + 64 234। आया समझ में? Yes, sir. हाँ लिखो, फिर मैं एक होमवर्क दूंगा, वो तुम्हें करना है।
तो इस क्वेश्चन में हमसे ए क्रॉस बी पूछा था, हो सकता है बी क्रॉस बी पूछ सकते हैं। तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर वैसे उल्टा आएगा क्योंकि हमें पता है बी क्रॉस ए क्रॉस बी का माइनस टाइम्स होता है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 13 के कैप। बट निकालेंगे कैसे, जब हमसे बी क्रॉस ए पूछेंगे तो पहले बी के कंपोनेंट लिखेंगे ऊपर और फिर नीचे ए के लिखेंगे। तो ये 2 3 -2 ऊपर आ जाएगा और 3 -2 1 ये नीचे आ जाएगा, तो अपने आप वही आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, और Yes. फिर ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, उनका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes. सो एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए, उसके अलावा मैं होमवर्क भी दूंगा। इफ पी वेक्टर इज 8i कैप -2j कैप +5k कैप एंड क्यू वेक्टर is 4i कैप +6j कैप +3k कैप, तो फाइंड p क्रॉस q। समझ में आया? ये आपको करना है क्लास के बाद, ठीक है? अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, देखा था ना? क्योंकि वो तो स्केलर प्रोडक्ट होता है। a डॉट बी भी ए बी कोस थीटा होता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसमें तो मैग्नीट्यूड ही होता है बस, और b डॉट ए भी कोस थीटा होता है, याद है? इसलिए a डॉट बी निकालो या b डॉट ए निकालो, एक ही बात है। बट अभी हमने देखा a क्रॉस बी और b क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, होता है क्या? नहीं। सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसमें क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आया? बिकॉज a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हमने देखा था ना, ऑल्दो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल होने से हम कम्यूटेटिव नहीं बोल सकते, पूरा वेक्टर इक्वल होता है तो हम बोलते। समझ में आया क्या? फिर हमने बोला था डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, याद है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या था, a डॉट ब्रैकेट में b प्लस सी था, तो हम उसको a डॉट b प्लस a डॉट सी भी बोल सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन किस कंडीशन में वो मैं बताता हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट इज distributive when the order of the vector is strictly maintained। इसका मीनिंग क्या अभी बताता हूँ। जैसे मान लो ये है a वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में है b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a क्रॉस b प्लस c है, तो इसको आप लिख सकते हो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है, बट आपको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या था, यहाँ a था, फिर यहाँ b था, यहाँ c था, तो अब a क्रॉस b लिख सकते हो, b क्रॉस a नहीं कर सकते हो, पता है ना? उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर आंसर। ऑर्डर आपको ये रखना पड़ेगा, a क्रॉस b फिर a क्रॉस c, फिर दोनों को ऐड करोगे। समझ में आया? Yes. किसी एक को भी उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऑर्डर अगर आपने चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा, फिर उस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। बट हमने देखा था a डॉट b प्लस सी में आप a डॉट b प्लस a डॉट सी को b डॉट a प्लस c डॉट a भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो कम्यूटेटिव होता है ना, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, Yes. Yes, sir. अब देखो इस वेक्टर प्रोडक्ट से हमें, जैसे मान लो मैंने दो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाला, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के उनका मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है,
जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसमें हमने निकाला था ना ए क्रॉस बी, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बन रहा है, हमसे पूछा फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स। क्वेश्चन सुनो, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो आपको गिवन होगा जैसे ये क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में इन दो वेक्टर से बनने वाली साइड, इन दो साइड से बनने वाले, इन दो वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो आपको इन शॉर्ट ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब आंसर आएगा √234 इतना एरिया इन दोनों। अगर इन दोनों से आप पैरेललोग्राम बनाओगे ना तो आंसर कितना आएगा उसके एरिया का, √234। समझ में आया? मतलब ए क्रॉस बी का मोड वो एरिया होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का मोड जो होता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जिसकी एडजेसेंट साइड है उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। अब दो साइड से हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं और दो साइड से हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं, हमने देखा था। दो वेक्टर की हेल्प से हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं और दो वेक्टर की हेल्प से हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं ट्राइंगुलर रूल में। तो ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ओनली आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल के इसको डिवाइड बाई 2 करना है। समझ में आया? सो ये क्या होगा, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग एडजेसेंट साइड एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया? जैसे मान लो इस क्वेश्चन में लिख लो, इस क्वेश्चन को मैं अपडेट कर देता हूं। हमें दो साइड्स गिवन है P और Q, हमसे पूछा फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स एज P वेक्टर एंड Q वेक्टर। P वेक्टर Q वेक्टर गिवन है आपको, तो इन दोनों साइड से मिलके जो पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, मान लो ऐसा बनेगा, ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, मान लो ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, तो इनका पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है। तो इसका एरिया हमें निकालना है। समझ में आया? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, है ना। डिटर्मिनेंट बना लो, आई जे के लिखो, फिर उनके कंपोनेंट लिखो उनके नीचे, है ना। और फिर कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को हाइड करना होता है, याद है ना? ठीक है, तो उससे P क्रॉस Q वेक्टर फॉर्म में आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया? यस सर। तो हमें एरिया मिल जाएगा। आया समझ में? करके कर पाओगे क्वेश्चन? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर इसको। लिख लो। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कंप्लीटेड और मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, इसका डिस्कशन अभी और बाकी है, मैं होमवर्क भेजता रहूंगा आपको।